Hello everyone, I am Shipra Rastogi. Welcome to the channel Law with Shipra. In the last lecture, we were dealing with the ancient sources of the Hindu law. Now, without wasting any time, let's proceed to the modern sources. लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने ancient sources वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाकर देखें, देन आप इस लेक्चर को देखिए. उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. So, now we are discussing about the modern sources of the Hindu law. तो हमारे पास 3 मॉडर्न सोर्सेज अवेलेबल हैं. 3 मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशियल डिसीजन मीन्स अवर जजमेंट्स, देन वी विल टॉक अबाउट द लेजिस्लेशन, और थर्ड कैटेगरी पर हम बात करेंगे इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के बारे में. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जुडिशियल डिसीजन. जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है? जजमेंट. और हमें पता है कि जो हमारा कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट होता है या जो एक हायर कोर्ट होता है, उसका जो जजमेंट आता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पर एज इट इज़ बाइंड होता है, वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है. सो अब इंडिपेंडेंस से पहले जब हमने देखा कि हमारे पास कोई प्रॉपर कोडिफाइड क्रिमिनल लॉ अवेलेबल नहीं है, तब उस टाइम पर ऑफेंडर को कैसे ट्रीट किया जाता था? वहाँ पर अप्लाई होता था पर्सनल लॉ. अगर हमारा ऑफेंडर कोई हिंदू है तो उसके ऊपर अप्लाई होगा हिंदू लॉ. अगर ऑफेंडर मुस्लिम है तो उसके ऊपर अप्लाई होगा मुस्लिम लॉ. तो जो हमारे जजेस उस टाइम पर होते थे उनके लिए एक डिफ़िकल्टी अराइज होती थी. क्या डिफ़िकल्टी अराइज़ होती थी? डिफ़िकल्टी ये अराइज़ होती थी कि जो हमारे पर्सनल लॉज होते थे वो भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होते थे, और एक ऐसी लैंग्वेज में होते थे जिनको वो ब्रिटिश जजेस प्रॉपरली समझ नहीं पाते थे या प्रॉपरली उसको पढ़ नहीं पाते थे. तो अगर कोई ऑफेंडर है और उसने कोई ऑफेंस किया है, वो हिंदू है, तो उसके ऊपर अप्लाई होगा हिंदू लॉ. अब जो हमारा हिंदू लॉ है वो सारा संस्कृत टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो संस्कृत टेक्स्ट को समझने के लिए ब्रिटिश जजेस हेल्प लेते थे हिंदू पंडित्स की. हिंदू पंडित उस संस्कृत टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते थे, फिर जजेस उसके ऊपर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते थे, और फिर जो भी उनको इंटरप्रिटेशन सामने आती थी उसको वो डिस्प्यूट के ऊपर अप्लाई करके एक प्रॉपर डिसीजन देते थे. और जो भी ये डिसीजन आता था, ये डिसीजन लोअर कोर्ट्स के लिए एज अ लॉ वर्क करता था. तो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट भी जब बहुत सारे जजमेंट्स देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट प्राइवी काउंसिल के द्वारा जो कही गई बातें हैं या जो दी गई डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करते हैं. तो यहाँ पर एक केस लो है, लोहार अमृत वर्सेस दोषी जयंतीलाल, 1960 का ये केस है. और ये सन की क्या पायस ऑब्लिगेशन होती है फादर का डेट पे करने के लिए, उससे रिलेटेड ये केस लॉ है. तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो डायरेक्शंस फॉलो की थी जो प्राइवी काउंसिल ने प्रोवाइड की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी, लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन भी एक मॉडर्न सोर्सेज है हिंदू लॉ का, और इसकी भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होल्ड करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ हिंदू लॉ. हिंदू लॉ को अलग अलग तरह से रिफॉर्म किया गया और मॉडिफाई किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. तो अगर हम लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं, लेजिस्लेशन मतलब हमारा वो ब्रांच जो लॉज को बनाता है. तो उन्होंने जो लॉज बनाए हैं उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ लॉ जो हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस एरा से बिलोंग करते हैं और कुछ लॉ हमारे ऐसे हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से बिलोंग करते हैं. तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन थे वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं. तो फर्स्ट वन है हमारे पास कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट ऑफ द 1850. सेकंड वी हैव हिंदू विडोज़ री मैरिज एक्ट 1856. हमें पता है कि पहले एक प्रथा चलती थी कि विडो री मैरी नहीं करेंगी, लेकिन बाद में इस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया गया और एक एक्ट लेकर आए गए जिसको हम बोलते हैं हिंदू विडोज़ री मैरिज एक्ट. On the third number we have the inheritance act, inheritance which is related to the devolution of the property. Then we have the Indian Succession Act of the 1925. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, आपको पता है पहले चाइल्ड मैरिज होती थी इंडिया में, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास ऑन किया गया. ये जितने भी हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस एरा के जो हमारे एक्ट हैं वो पास ऑन किए गए हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो हमारी वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों ने भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ हमें सोसाइटी के अंदर जो एविल्स थे उनको रिमूव करने में बहुत हमारी हेल्प की है.
तो ये चीज़ उनकी थोड़ी पॉजिटिविटी थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ वी हैव द आफ्टर इंडिपेंडेंस इनेक्टमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इनेक्टमेंट का मतलब जो एक्ट हमारे इंडिपेंडेंस के बाद पास ऑन हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट बात करता है एक ऐसी मैरिज के बारे में जो दो लोगों के बीच में एक मैरिज हो रही है और वो दो पर्सन ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनको शादी करनी है तो वो आ सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में। जैसे एक पर्सन हिंदू है और एक पर्सन मुस्लिम है, उन दोनों को मैरिज के लिए अगर अप्लाई करना है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर दो पर्सन हिंदूज़ हैं, हिंदू मीन्स अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हिंदू कौन होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ हिंदू एक वो पर्सन है जो बाय रिलीजन हिंदू है या उसने किसी हिंदू फैमिली में बर्थ लिया है या जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या उसके एक पेरेंट्स हिंदू हैं, मतलब मदर या फादर में से कोई एक भी हिंदू है तो भी वो पर्सन हिंदू कहलाता है। उसके अलावा जैन, सिख, बुद्धिस्ट और हमारे जो ये सब लोग होते हैं ये सब हिंदूज़ कहलाते हैं। तो अगर इनके बीच में मैरिज हो रही है तो वो अप्लाई होता है किस पे, हिंदू मैरिज एक्ट पे। फिर हमारे पास आता है हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन एक्ट ये बताता है कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ में राइट होता है एक सन का और एक डॉटर का, और प्रॉपर्टी कैसे आगे जनरेशन टू जनरेशन बाय द लॉफुल मीन्स पास ऑन होती है। उसके अलावा एडॉप्शन एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, ये सब हमारे पास आफ्टर द इंडिपेंडेंस बनाए गए हैं। इनको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थर्ड मॉडर्न सोर्सेज की अब हम बात करते हैं जो कि हमारा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी वर्ड जो है ना, ये वर्ड इक्वालिटी से अलग है। इक्वालिटी बोलता है समानता, ठीक है, इक्वालिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पर ये जो इक्विटी वर्ड है इसका मतलब होता है कि जिस पर्सन को जिस चीज़ की नीड है आप उसको वो प्रोवाइड कर दो और सोसाइटी में बैलेंस भी बना के रखो, तो हम उसको बोलते हैं इक्विटी। फिर उसके बाद जस्टिस। जस्टिस मीन्स अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो उस एग्रीव्ड पर्सन का अगर हम ग्रीवियंस रिमूव कर देंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स थे, जो उसके इश्यूज थे, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने जस्टिस डिलीवर किया। या अगर कोई पर्सन है उसको उसका गलत कॉन्विक्शन हुआ है तो उसको हम उसके कॉन्विक्शन को सेट असाइड कर देते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमने जस्टिस दिया है। अगर कोई पर्सन रॉन्गफुली एक्विट हो गया है तो यहाँ पर हमारा जो विक्टिम होगा वो एग्रीव्ड हो जाएगा, तो उस रॉन्गफुल एक्विटल को सेट असाइड कर देंगे तो वो भी एक तरह से जस्टिस कहलाएगा। और हमारे पास आता है गुड कंसाइंस। गुड कंसाइंस मीन्स जहाँ पर हम एक इक्विटेबल डिसीजन पास ऑन करते हैं, जहाँ पर हम एक ऐसा डिसीजन पास ऑन करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में एक बैलेंस बना के चले, सोसाइटी के इंटरेस्ट का भी बैलेंस बना रहे, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं गुड कंसाइंस। एक अच्छी भावना से कोई डिसीजन दिया गया है जो सबके लिए बेनिफिशियल है। हम सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल के लिए ये चीज़ सही है, तो हम उसको बोलेंगे ये गुड कंसाइंस है। लेकिन ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस कहाँ पर अप्लाई होता है? ये वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर कोई स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल नहीं है। अभी जब हमने एंशिएंट सोर्सेस पढ़ा था तो हमने स्मृतिज पढ़ी थी। अगर किसी मैटर पर कोई एक ऐसा इशू अराइज होता है जहाँ पर स्मृतिज के अंदर भी कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है तब, या फिर दो स्मृतिज हैं और उन दोनों स्मृतिज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए कोर्ट्स की ये अथॉरिटी होती है कि वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दूसरे थोड़े से शब्द में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए किसी एक पर्टिकुलर केस में जज का क्या अपना खुद का ओपिनियन आता है और वो ओपिनियन मोस्ट फेयर और मोस्ट इक्विटेबल होना चाहिए। वो ओपिनियन बायस्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पार्टी की तरफ जजेस का ज़्यादा इंक्लिनेशन है, जजेस किसी एक पार्टी को फेवर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए या दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को बैलेंस बनाते हुए जो डिसीजन दिया जाएगा वो होता है हमारा, और हम उसको कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के ऊपर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक
केस है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। इन्होंने इस केस में बोला कि अगर कहीं पर भी हमारा कोई शास्त्रिक टेक्स्ट नहीं है, मतलब हमारे शास्त्रों में कोई बात नहीं लिखी गई है और हमारे केस के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को डील करने की अथॉरिटी है हमारे पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो यही था आज हमारे लेक्चर में, जिसमें हमने मॉडर्न सोर्सेज के बारे में पढ़ा। मॉडर्न सोर्सेज में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक हमारे पास अवेलेबल था जुडिशियल डिसीजन, सेकंड हमने पढ़ा लेजिस्लेशन के बारे में, और एक हमने पढ़ा इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ये एक इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।